Hi everyone, I am Brahmi Kapasi and you are most welcome to Wealthy's YouTube channel. क्रेडिट स्कोर हाई होना चाहिए ये तो हम सब ने सुना है, पर ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर को अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो क्रेडिट स्कोर का मतलब होता है कि अगर कोई इंसान ने लोन लिया है तो वो कितने टाइम में पे कर सकता है, उसकी एबिलिटी क्या है कि वो पूरा लोन रीपे कर देगा। क्रेडिट स्कोर का मतलब है कि इंसान का क्रेडिट वर्दीनेस क्या है and it also shows you the integrity of that person. Credit score को हम numerical way में represent करते हैं. It ranges from 300 to 900. 300 being the lowest number and 900 being the highest number. अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर 700 से अप है तो आपको बहुत इजीली लोन मिल जाता है एज कम्पेयर टू समवन जिनका स्कोर 500 to 600 के बीच में या कम है। और ट्रांस यूनियन सिबिल जो है उनका सारे बैंक्स के साथ टाई अप है जहाँ से वो इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस का डेटा निकालते हैं एंड उनका क्रेडिट वर्दीनेस कैलकुलेट करते हैं। क्रेडिट स्कोर को ना हम 5 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आता है NA या फिर NH। NH स्टैंड्स फॉर नॉट एप्लीकेबल, NH स्टैंड्स फॉर नो हिस्ट्री। अगर आपके पास पहले कभी क्रेडिट कार्ड था ही नहीं तो आपके पास कोई क्रेडिट स्कोर होगा ही नहीं, इसके लिए आप आ जाते हैं NA या फिर NH कैटेगरी में। सेकेंड आता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर 300 से 549 के बीच में तो आपका हो जाएगा एक बैड सिबिल स्कोर या बैड क्रेडिट स्कोर। इसका मतलब होता है कि आपने ना जितने भी लोन्स या फिर कोई भी चीज़ें EMI पे ली है हमेशा आपने लेट रीपेमेंट किया है, आपने अपना क्रेडिट कार्ड का जो भी पेमेंट्स था वो बहुत लेट किया है, EMIs लेट पे किए और आप एक बहुत बड़े डिफ़ॉल्टर हो। इसके लिए जब भी आप बैंक के पास लोन लेने जाओगे ना तो बैंक आपको लोन देने से मना करेगी या फिर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी क्योंकि आप एक हाई रिस्क डिफ़ॉल्टर हो। फिर आता है 550 से लेके 649 के रेंज में। यहाँ पे ना जो भी यूजर्स रहते हैं ना वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अपना ड्यूज को टाइम से पे कर सके, इसीलिए ना ये एक फेयर सिबिल स्कोर माना जाता है और यहाँ पे ना आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपके लोन्स पे। फिर आता है एक रेंज जहाँ पे हम बोलते हैं 650 से 749 का रेंज, और अगर आप ये रेंज में आते हो दैट मीन्स कि आप बहुत ट्राई कर रहे हो कि आप अपने सिबिल स्कोर को मेंटेन कर सको और आपने जितना भी EMIs लोन्स वगैरह वगैरह लिया है वो सब आप ड्यूली और टाइम से आप पे कर देते हो। बट यहाँ पे ना एक बैकडोर ये है कि यहाँ पे आप स्टिल नेगोशिएट नहीं कर पाओगे बैंक के साथ जब आप लोन्स लेने जाओगे तब। और फिर आता है 750 से 900 का स्कोर। अगर आप ये रेंज में आते हैं ना तो ये सबसे एक्सीलेंट सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ना बैंक आपको नेगोशिएशन का ऑप्शन देती है, यानी आपने बहुत अच्छे से क्रेडिट कार्ड को यूज़ किया है, आपने सारे EMIs जो भी ड्यूज थे वो अच्छे से टाइमली पे किए और इसीलिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 से 900 के बीच में है। तो आपको बैंक जब भी लोन लेने जाओगे तो बैंक आपको नेगोशिएशन पावर देगा और यहाँ पे ना आपको जो भी लोन्स मिलेंगे वो काफ़ी लो इंटरेस्ट पे मिलेंगे एज कम्पेयर टू समवन हु हैज़ अ बैड स्कोर। तो हमेशा याद रखना यू हैव टू अचीव अ क्रेडिट स्कोर ऑफ 750 to 900 टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। और अगर आपको लोन्स कम इंटरेस्ट पे चाहिए तो फिर आपको ये रेंज में आना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचते रहोगे कि आपने तो कभी क्रेडिट ब्यूरो के पास गए ही नहीं हो, तो आपका क्रेडिट ब्यूरो के पास डेटा कहाँ से आया, हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो हम जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑन डेली बेसिस ना वो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ना बैंक क्रेडिट ब्यूरोज को सेंड करती है। ये क्यों करती है? क्योंकि RBI का एक मैंडेटरी प्रोसेस है कि हम जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो सारी इंफॉर्मेशंस बैंक को क्रेडिट ब्यूरोज को देनी है। तो क्रेडिट ब्यूरोज जो है जैसे ही हमारी इंफॉर्मेशन मिलती है वो प्रोसेस करती है एंड देन वो एक क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट करती है जहाँ पे हमारा क्रेडिट स्कोर भी पता कर सकते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। सबसे पहला रीज़न है कि अगर हम बैंक से लोन लेना है ना तो बैंक हमेशा सबसे पहले हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करेगा। हमें इजीली लोन तब मिलेगा जब हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा है। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर फेयर है
या फिर बैड है या फिर क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, तो लोन लेने में हमें दिक्कत हो सकती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि जब भी हम बैंक से लोन लेंगे ना, तो बैंक हमें हाई इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर हमारा क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट है, गुड है, तो फिर ना बैंक से हम नेगोशिएट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप होम लोन लेने जाते हो जो कि 10.5% के इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 800 है, 900 के आसपास है, तो फिर आप बैंक को बोल सकते हो कि मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, तो आप नेगोशिएट कर सकते हो एंड उसको लेके आके 9.5 9.3% तक ले सकते हो। पर अगर किसी का क्रेडिट स्कोर 500 600 या उससे कम है, तो फिर वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा और बैंक उसको इंस्टेड ऑफ 10.5 वो ज़्यादा भी चार्ज कर सकती है। और थर्ड मेजर रीज़न है कि अगर आपके पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स है, कोई इंश्योरेंस में या कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, तो अगर आप क्रेडिट हिस्ट्री बताते हो आपके इंश्योरेंस कंपनी को, तो चांसेस है कि आपका प्रीमियम भी कम हो जाए, क्योंकि आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाते हो जब आपका क्रेडिट स्कोर एक्सीलेंट हो जाता है तब। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट दिस वीडियो विथ सो मच ऑफ पेशेंस। नॉलेजेबल लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। कल ही मैंने ना कार ली है। अब कार ली है तो 100% बनता है कि हम कार इंश्योरेंस कराएं। बट लाइफ इंश्योरेंस का क्या? अ स्टडी सेज दैट 55% ऑफ मिलियनर्स डोंट इवन नो अबाउट टर्म इंश्योरेंस। हम सब आईडीवी के बारे में तो जानते हैं, बट क्या आप एचएलवी के बारे में जानते हैं? हम सब के पास अपनी फैमिलीज है और हम अपने फैमिलीज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कल किसने देखा, राइट? लेकिन क्या आपने अपने फैमिली को सिक्योर करने का सोचा है? क्या आपने उनके आने वाले कल को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ सोचा है? आई एम गोइंग टू टेल यू 3 थिंग्स दैट विल गिव यू कि व्हाई टर्म इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट एंड क्यों आपको टर्म इंश्योरेंस आज ही करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे फर्स्ट रीजन है अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सिक्योर करना। ज्यादातर लोग जब भी टर्म इंश्योरेंस वर्ड सुनते हैं तब वो अपने बच्चे और वाइफ के नजरिए से देखते हैं, बट उन पेरेंट्स का क्या जो हमारे पे डिपेंडेंट है? क्या उनकी कुछ जरूरतें नहीं है? हमारे पेरेंट्स अपने एजुकेशन के लिए, अपनी खुशी के लिए हंसते हंसते सब कुछ कर देते हैं, और अगर उनको अपनी लाइफ की सेविंग्स भी देनी पड़े तो वो खुशी खुशी दे देते हैं। तो क्या हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए? टर्म इंश्योरेंस सिर्फ वाइफ या बच्चों के लिए नहीं होता है, पेरेंट्स के लिए भी होता है। गॉड फॉरबिड अगर कल जाके हमें कुछ हो गया तो हमारे पेरेंट्स का क्या होगा? वो लोग कैसे रहेंगे? हालांकि टर्म इंश्योरेंस जो है वो उनके बच्चे का जो डेथ हुआ है वो लॉस तो बेयर नहीं कर सकते, वो लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, बट उनका जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल वेलबींग जो है, वो जरूर कवर करके दे सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है टर्म इंश्योरेंस का कि आप अपने डेट्स चुका सकते हो। जब भी हमारी फर्स्ट या सेकेंड जॉब लगती है हम तुरंत लोन लेते हैं अपने ड्रीम हाउस या ड्रीम कार के लिए, बट व्हाट इफ हमें कुछ हो गया तो हाउ विल माई पेरेंट्स या माई स्पाउस विल पे दी EMIs? यहाँ पे काम आ जाता है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि अगर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है और आपको कुछ हो जाता है तो आपका जितना भी कवर्ड अमाउंट है, सम अश्योर्ड अमाउंट है, वो आपके पेरेंट्स को या स्पाउस को मिल जाएगा एंड उससे आप इजीली आपके जो भी लोन्स EMIs चल रहे वो आप पे ऑफ कर सकते हो। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ना जो भी टर्म इंश्योरेंस रहते हैं वो लो कॉस्ट प्रीमियम वाले रहते हैं, यानी कि रीजनेबल प्रीमियम पे हमें मिल जाते हैं। जब हम यंग और हेल्दी है तो हमें जो टर्म इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जो इंश्योरर है वो हमें लो कॉस्ट प्रीमियम्स ऑफर करती है। 1 करोड़ तक का हमें लाइफ कवर मिल सकता है इजीली एट 16 to 20,000 प्रीमियम पे। एंड you all are aware कि ये जो अमाउंट है वो काफी कम है and it is not expensive at all, but as we age premium gets more and more expensive. So if you guys are interested in getting term insurance, I would highly recommend you to talk to Wealth's trusted wealth partners. They provide you free consultation, spam free advices and a swift post purchase claim services. Wealthy के wealth partner से बात करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में मीटिंग की लिंक दी है, आपको सिर्फ वो लिंक पे क्लिक करना, आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको मीटिंग फिक्स कर लिए। और हाँ, याद रखना ये जो कंसल्टेशन है वो एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाके आज ही अपनी मीटिंग बुक कर लो।